हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए 6 सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को 6 सेमेस्टर के यूनिट 1 का यानी सेकेंड पेपर के यूनिट 1 का अध्ययन कराया था, जिसमें मैंने आप लोग को 2 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताया था, जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के रूप में अपने देश में क्रियान्वित हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को एकीकृत बाल विकास योजना और उसके साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान का अध्ययन करा दिया था। तो आज की क्लास में हम लोग उसी यूनिट की जो महत्वपूर्ण कुछ और योजनाएं परियोजनाएं हैं उनका अध्ययन कराऊंगा, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यानी RMSA और RUSA, इसको शॉर्टकट में इसी नाम से जाना जाता है। तो चलिए आइए देखिए कि यह अपने देश की सरकार के द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं, जो अभियान हैं, इनका क्या महत्व है और इन्होंने अपने देश की शिक्षा में क्या योगदान दिया है। देखिए, ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी RMSA, इसको देखिए अपने देश की सरकार के द्वारा 2009 में शुरू किया गया था और यह एक शिक्षा से संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल था। इसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा यानी कक्षा 9 से 12 की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना था। इस योजना को शिक्षा मंत्रालय के तहत चलाया गया था और इसका लक्ष्य सभी विद्यार्थियों को समावेशी, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना था। यानी यह अपने देश में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई गई एक योजना थी, जिसमें अपने देश के जो ऐसे बच्चे हैं जो माध्यमिक शिक्षा सही तरीके से नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उसके लिए उनको पहुंच उपलब्ध कराना था, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना था और उनको समावेशी माध्यमिक शिक्षा दिलाना था। तो इसका लक्ष्य यही था। अब देखिए इसके कौन कौन से प्रमुख उद्देश्य थे, यानी RMSA के उद्देश्य। तो देखिए सबसे पहला उद्देश्य क्या था कि माध्यमिक शिक्षा यानी कक्षा 9 से 12 तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, यानी भारत के सभी बच्चों को माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच उपलब्ध कराना। दूसरी चीज, माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करना, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों, यानी माध्यमिक विद्यालयों की संख्या ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए, जिससे वहां के रहने वाले जो बच्चे बच्चियां हैं उनको माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और आधुनिक शिक्षण विधियों को अपनाना। अगला उद्देश्य था कि शिक्षा की जो क्वालिटी है उसको बेहतर की जाए और इसमें मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स का उपयोग करके बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाए। चौथा उद्देश्य था बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों तथा विकलांग छात्रों को शिक्षा में शामिल करना। देखिए ये जो वर्ग हैं ये हमेशा से समाज में हाशिए पे रहने वाले वर्ग थे, तो सरकार का लक्ष्य था कि इन वर्गों को बेहतर शिक्षा दी जाए, इनको माध्यमिक शिक्षा तक जो उनकी पहुंच है वो उपलब्ध की जाए, सुनिश्चित की जाए। तो इसके लिए सरकार ने विशेष प्रयास किए थे। इसके बाद देखिए अगला उद्देश्य था कि विद्यालयों में जो बुनियादी ढांचा है उसको बेहतर बनाया जाए, जिसमें अध्ययन की जो कक्षाएं हैं, प्रयोगशालाएं हैं, पुस्तकालय हैं, खेल सुविधाएं हैं, इनको बेहतर किया जाए। यानी किस प्रकार से जो स्कूलों के क्लासरूम होते हैं उनको और भी बेहतर बनाया जाए, क्लासरूम की संख्या को बढ़ाया जाए, जो साइंस सब्जेक्ट हैं, विज्ञान के विषय हैं, उनके लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए, पुस्तकालय बनाए जाएं, खेल के मैदान बनाए जाएं, शौचालय, पेयजल, ये सब जो है आधारभूत सुविधाएं होती हैं, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिनको कहा जाता है, इसको बेहतर किया जाए। इसके बाद देखिए ड्रॉप आउट दर को कम करना और माध्यमिक शिक्षा पूरी करने की दर को बढ़ाना। पहले क्या होता था कि बहुत से ऐसे समाज में जो कक्षा 8 तक ही बच्चे बच्चियों को पढ़ाया जाता था, उसके बाद उनको पढ़ाना बंद कर दिया जाता था। तो इसी को कहा जाता है कि परीक्षा को पढ़ाई लिखाई को छोड़ देना, ड्रॉप आउट दर। तो इसको क्या है कि कम करना कि जो बच्चे हैं वो
माध्यमिक तक पढ़ें, उच्च माध्यमिक तक पढ़ें, तो उनको उच्च माध्यमिक तक पढ़ने के लिए बेहतर सुविधा दी जानी चाहिए, उनको पहुंच होनी चाहिए वहां तक। तो ये सारी चीजें करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। अब देखिए इसके जो मेन कंपोनेंट्स थे वो क्या क्या थे और इनका कैसे कार्यान्वयन किया गया। तो देखिए सबसे पहले विद्यालयों का निर्माण और विस्तार। इसमें देखिए नए सरकारी माध्यमिक विद्यालय खोले गए, पुराने विद्यालयों का नवीनीकरण किया गया, विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाएं, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने का कार्य किया गया। दूसरा देखिए इसमें क्या किया गया, शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, यानी नए नए टीचर को रिक्रूट किया गया, भर्ती की गई और उनको प्रशिक्षित किया गया। अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती की गई, खासकर विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषयों के लिए शिक्षकों को भर्ती किया गया। उन शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और उनको आईसीटी आधारित शिक्षण और स्मार्ट क्लासरूम को कैसे बेहतर तरीके से लागू किया जाए, ये सारी चीजों को भी इसमें शामिल किया गया। यानी कंप्यूटर का उपयोग करके, डिजिटल माध्यम से, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे भारत के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा बेहतर दी जाए, ये सारा प्रयास किया गया। और इन सभी चीजों से उस काल के जो टीचर थे उनको भी ट्रेंड किया गया। अगला देखिए क्या किया गया इसमें, विशेष ध्यान देने वाले क्षेत्र जैसे ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में अधिक विद्यालय खोले गए। बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको केजीबीवी के नाम से जाना जाता है, खोले गए और जो बच्चियां थी, जो बालिकाएं थी, उनको भी माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बेहतर सुनिश्चित हुई, उनको भी माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने का मौका दिया गया। इसके अलावा देखिए विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया और विभिन्न प्रकार के विशिष्ट विद्यालय भी खोले गए और उन कुछ विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की गई। उसके बाद देखिए विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया गया, जिसमें सभी विद्यालयों में पेयजल, अलग शौचालय यानी बालक बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब उपलब्ध करवाए गए। इसके अलावा देखिए खेल कूद और अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया, यानी बच्चों के लिए विद्यालयों में जो भी आधारभूत सुविधाएं थी उनको बेहतर करके उनको वहां पर उपलब्ध कराया गया। इसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ कुछ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है उसको भी वहां पर शामिल करवाया गया और उसके लिए भी विद्यालयों में खेल कूद के मैदानों की व्यवस्था की गई। इसके बाद देखिए ड्रॉप आउट दर को कम करना। ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देना, यानी जब कोई स्टूडेंट आगे नहीं पढ़ता है, कक्षा 8 तक पढ़ के ही पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसी को कहा जाता है कि माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश करने की जो ड्रॉप आउट दर है वो कम हो गया। कुछ स्टूडेंट एडमिशन करा लेते हैं तो बीच में ही पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, तो इसी को ड्रॉप आउट का। तो इस देखिए इस दर को रोकने के लिए सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई गई, आर्थिक सहायता प्रदान की गई ताकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र पढ़ाई जारी रख सके। जो लोग पढ़ाई छोड़ते थे उसका कारण होता था पैसे की कमी, आर्थिक रूप से उनके गार्जियन जब सक्षम नहीं होते थे तो उनको बीच में पढ़ाना बंद कर देते थे। तो इसी चीज को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई गई, आर्थिक सहायता दी गई, जिससे वो बच्चे आगे भी पढ़ाई जारी रखें। इसके अलावा देखिए जो मध्याह्न भोजन योजना था उसका विस्तार माध्यमिक विद्यालयों तक किया गया। इसके अलावा बाल विवाह, बाल श्रम और सामाजिक बाधाओं को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियानों को भी चलाया गया। समय समय पर बच्चों के द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जाते थे जिसमें बताया जाता था कि बाल विवाह, बाल श्रम, ये सब जो है गलत धारणाएं हैं, इनको बंद किया जाना चाहिए। तो इसके लिए इसमें इन सबको भी शामिल किया गया। अब देखिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत को जो प्रमुख कुछ योजनाएं थी वो कौन कौन से थी। देखिए पहले थे इसमें आईसीटी एट द स्कूल स्कीम, यानी स्कूल तक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को पहुंचाना और उसका उपयोग किया जाना। देखिए विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग और स्मार्ट क्लासरूम को बढ़ावा देना,
इसके साथ साथ कंप्यूटर लैब, इंटर कनेक्टिविटी की सुविधा भी उपलब्ध कराना। बहुत से ऐसे विद्यालय थे जिसमें सरकार ने इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई, वहां पे कंप्यूटर लैब बनवाया, छात्रों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाने लगी। उसके बाद देखिए गर्ल्स हॉस्टल स्कीम चलाई गई। इसमें ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक प्रमुख विद्यालय था। इसके बाद देखिए वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम चलाए गए, यानी माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा, ताकि छात्र व्यावसायिक रूप से सक्षम बन सके और माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। इसके बाद देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, जिसको IEDS के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए विकलांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षण सहायता और समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ देखिए मॉडल स्कूल्स स्कीम चलाई गई, जिससे प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना करने का प्रयास किया गया। इसके लिए भी योजना चलाई गई। आप देखिए यह जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था, इसका क्या प्रभाव पड़ा और इसकी क्या उपलब्धियां रही। तो देखिए सबसे पहले इसके द्वारा जब देश में ये सारी चीजें की जाने लगी, तो उसमें सबसे पहले विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। सैकड़ों नए सरकारी माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए। विज्ञान, गणित और कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। दूसरी चीज देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ा कि बालिकाओं की शिक्षा में सुधार हुआ। बालिकाओं की नामांकन दर में वृद्धि हुई। दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए छात्रावासों की सुविधा दी गई, जिससे जो अपने देश की बालिकाएं थी, लड़कियां थी, उनकी संख्या में वृद्धि हुई। वो लोग भी माध्यमिक शिक्षा अब प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे बढ़ने लगे। इसके अलावा देखिए इससे क्या हुआ, ड्रॉप आउट दर में कमी आई, यानी कमजोर तबके के जो छात्र थे, जब उनको वित्तीय सहायता मिलने लगी, तब उनके शिक्षा छोड़ने की जो दर थी वो घटने लगी। यानी अब लड़कियां भी जो है आगे पढ़ने लगी, और जो गरीब छात्र थे, जिनको पैसे की समस्या थी, वो भी अब आगे पढ़ने लगे। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि तकनीकी शिक्षा का समावेश हुआ, यानी बहुत से स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया गया, जिससे शिक्षा में डिजिटलाइजेशन का समावेश हुआ। अब देखिए इस अभियान की क्या चुनौतियां थी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की चुनौती। तो देखिए सबसे पहला क्या चुनौती था कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की कमी, यानी अभी भी देखिए बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, जहां पर विद्यालयों की कमी दिखती है। यानी इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के विद्यालय खोले गए, लेकिन फिर भी अभी कमी है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे, और वहां यातायात के साधन उपलब्ध होने के बाद ही विद्यालयों की स्थापना की जा सकती थी, तो जिसके वजह से अभी भी कई दूरस्थ क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। दूसरी चीज शिक्षकों की कमी, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषयों के योग्य शिक्षकों की भारी कमी अभी भी बनी हुई है। इन विषयों के शिक्षकों का अभाव देखा गया है। इसके साथ साथ देखिए बुनियादी सुविधाओं की समस्या है। कई स्कूलों में देखिए अभी भी प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और खेल कूद की सुविधाएं अधूरी रह गई हैं। सरकार के द्वारा इतना प्रयास करने के बाद भी इन सब में अभी भी कमियां दिखाई देती हैं। और दर अभी भी एक समस्या बनी हुई है। विशेष रूप से देखिए लड़कियों और अल्पसंख्यक समुदाय में माध्यमिक शिक्षा को पूरी करने की दर जो है बहुत कम है। यानी आजकल भी देखिए बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं अपने देश में जहां पर बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा नहीं प्रदान की जाती है, और कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के भी ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को माध्यमिक शिक्षा नहीं प्रदान करते हैं, बल्कि उनको अपने घरेलू कार्यों में ही लगा के रखते हैं। अब देखिए बाद में जब सरकार ने 2018 ईस्वी में इस अभियान को समग्र शिक्षा अभियान के साथ समाहित कर दिया, उसका विलय कर दिया। देखिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा का विलय। देखिए 2008 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, सर्व शिक्षा अभियान SSA और शिक्षक शिक्षा योजना को मिलाकर एक नई योजना चलाई गई, जिसको समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है। यानी
इसके द्वारा जो पहले से शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए 3 योजनाएं चलाई गई थी, जिसमें एसएसए, आरएमएसए और उत्कृष्ट शिक्षा अभियान, तो इन सबको इसमें समाहित कर दिया गया। फिर देखिए बाद में जब यह समग्र शिक्षा अभियान के रूप में लागू हुआ तो इसमें क्या क्या प्रमुख सुधार हुए। इसमें देखिए पूर्व माध्यमिक प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा तक सभी स्तरों को एकीकृत किया गया। अब इस योजना में देखिए जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय थे वहां से लेकर और उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 12 तक के जितने भी विद्यालय थे उन सबको एक साथ लेकर चलने की बात कही गई, यानी अलग अलग अब कार्य नहीं किया जाएगा बल्कि सबको एक साथ एकीकृत करके विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ देखिए डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम और शिक्षक प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देने की बात कही गई। उसके साथ साथ देखिए व्यावसायिक शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने की बात इस योजना में की जा रही है। अब देखिए इसका जो है कंक्लूजन क्या निकल के आया। ये योजना जो थी जब देश की सरकार के द्वारा चलाई गई थी तो इसका एक क्या निष्कर्ष आया निकलकर कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है भारत में माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। अपने देश की सरकार ने सोचा था कि अपने देश के माध्यमिक विद्यालयों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और अपने देश के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इस योजना से देखिए विद्यालयों की संख्या बढ़ी, लड़कियों और वंचित वर्गों को शिक्षा मिली, शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार हुआ, जबकि कुछ चुनौतियां बनी रहीं जिनमें समाधान समग्र शिक्षा अभियान के तहत किया जा रहा है। यह जो योजना थी अब नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है और समग्र शिक्षा अभियान को इसमें शामिल करके अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है ताकि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हो सके। देखिए बाद में जब सरकार को लगा कि अलग अलग तरीके से प्रयास करने से अभी भी बहुत सारी कमियां रह जा रही हैं तो इन सबको एक साथ समाहित कर दिया गया। अब बेहतर तरीके से इंक्लूसिव तरीके से इसको अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में। अब देखिए आज का जो दूसरा मैंने बताया आप लोग को रूसा, ये देखिए वो माध्यमिक शिक्षा अभियान था, ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है। देखिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो इसको भी देखिए अपने देश की सरकार के द्वारा चलाया गया है। यह योजना अपने देश में उच्च शिक्षा को बेहतर करने के लिए चलाई गई थी और उच्च शिक्षा में नामांकन दर को भी बढ़ाने के लिए इसमें प्रयास किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ये क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए यह योजना भी अपने देश की सरकार के द्वारा 2013 में शुरू की गई थी और यह भी उच्च शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपने बुनियादी ढांचे, शिक्षण गुणवत्ता और अनुसंधान क्षमताओं को विकसित कर सके। यानी यह भी उच्च शिक्षा के लिए चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे राज्य सरकारों के द्वारा संचालित किए जा रहे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वो विद्यालय महाविद्यालय अपने यहाँ अनुसंधान को बढ़ावा दे, बेहतर शिक्षण को बढ़ावा दे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध कराएं। उसके साथ साथ वहाँ पर बुनियादी ढांचे को भी बेहतर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था इसका क्या उद्देश्य है। तो देखिए इसके द्वारा राज्यों में उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना, राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी और सुलभ बनाना, विशेष रूप से जो वंचित वर्ग हैं SC, ST, अल्पसंख्यक, महिला और दिव्यांग उनके लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना। इसके अलावा देखिए शिक्षकों की योग्यता और प्रशिक्षण को उन्नत करना, शोध को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना, यानी उन विश्वविद्यालयों में ज्यादातर शोध को बढ़ावा दिया जाए, छात्रों को PhD करने का मौका दिया जाए, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, नई नई चीजों को खोजा जाए। तो ये सारी चीजें इस योजना के तहत शामिल की गई। इसके बाद राज्यों में उच्च शिक्षा नीति और प्रबंधन में सुधार लाने का उद्देश्य था। इसमें डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और स्मार्ट क्लासरूम, ई लर्निंग,
संसाधनों का विकास करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। अब देखिए इसके भी क्या क्या घटक थे और इसका कार्यान्वयन किस प्रकार से किया गया उसको भी देखा। तो देखिए बुनियादी ढांचे का विकास करने का प्रयास किया गया। इसमें नए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना की गई। पुराने संस्थान जो थे उनका उन्नयन किया गया और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, आईसीटी सुविधाओं को बेहतर किया गया। छात्रावासों का, हॉस्टल फैसिलिटी का विकास किया गया। शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी प्रशिक्षण प्रणाली को मजबूत किया गया। फैकल्टी विकास प्रोग्राम, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लागू किया गया। जो शिक्षक वहाँ पे पढ़ाने वाले होते थे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, उनको कैसे बेहतर तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए इसके लिए ट्रेंड किया गया, प्रशिक्षित किया गया। उसके बाद देखिए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई। रिसर्च को प्रोत्साहित किया गया। छात्रों और शिक्षकों को रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई जिससे वो लोग रिसर्च कार्य करने के लिए अग्रसर हों। उसके बाद देखिए राज्य सरकारों के लिए उच्च शिक्षा सुधार। राज्यों को उनकी उच्च शिक्षा नीति सुधारने के लिए सहायता की गई। राज्यों में उच्च शिक्षा के नियमन और प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया। डिजिटल और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा। इसमें देखिए डिजिटल क्लासरूम, ई पाठ्यक्रम और ऑनलाइन शिक्षा के लिए संसाधनों का विकास किया गया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी आधारित जो गतिविधियां थी उनको बेहतर किया गया। क्लासरूम में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में इंटरनेट और कंप्यूटर को बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाने लगा। छात्रों को तकनीकी शिक्षा दी जाने लगी। तो ये सारी चीजें इसमें की गई। उसके बाद देखिए इनको स्वायत्तता और प्रशासनिक सुधार भी किया गया। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता दी गई और संस्थानों में पारदर्शी प्रशासन और अकादमिक सुधार को लागू किया गया। अब देखिए इसके तहत जो कुछ प्रमुख पहलें थी, क्या क्या की गई। इसमें देखिए नए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना की गई। देश भर में कई नए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खोले गए। पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या जिसकी वजह से बढ़ गई। यानी इसी योजना के तहत अपने देश में जो महाविद्यालयों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। नए विश्वविद्यालय भी खोले गए। उसके बाद देखिए पुनर्निर्माण और उन्नयन किया गया। पुराने जो विश्वविद्यालय थे, महाविद्यालय थे, उनके बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया गया, उसको आधुनिक तरीके से विकसित किया गया। उन विश्वविद्यालयों में देखिए अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया गया। उच्च शिक्षा संस्थानों में ज्यादा से ज्यादा अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई। शोध कार्यों के लिए अनुदान और वित्तीय सहायता। राज्यों में उच्च शिक्षा नीति में सुधार किया गया। राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा नीति के लिए मार्गदर्शन और वित्तीय सहयोग दिया गया। उसके अलावा देखिए डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। डिजिटल क्लासरूम और ई लर्निंग संसाधनों की व्यवस्था की गई। अब देखिए इस अभियान के क्या प्रभाव थे और इनकी क्या उपलब्धियां थी। तो देखिए इससे क्या हुआ कि भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। शिक्षकों के प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास से शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई थी। दूसरी चीज देखिए क्या हुआ, राज्यों में उच्च शिक्षा के लिए अधिक वित्तीय सहायता। राज्यों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अधिक अनुदान और वित्तीय सहायता मिली जिससे वो अपने आप को बेहतर शिक्षा देने के लिए योग्य बना सके। छात्रों को बेहतर शिक्षा मिली और देश में उच्च शिक्षा का विकास बहुत अच्छे तरीके से होने लगा। इसके अलावा देखिए डिजिटल शिक्षा का विकास हुआ। कई विश्वविद्यालयों में ई लर्निंग डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए गए। कई से अभी भी जो विश्वविद्यालय हैं भारत में वो ई लर्निंग के माध्यम से, ई शिक्षा के माध्यम से छात्रों को विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं, पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं जिसको प्राप्त करके छात्र बहुत जल्दी नौकरी पा जा रहे हैं और वो आत्मनिर्भर आर्थिक रूप से अपने आप को बना ले रहे हैं। इसके अलावा देखिए महिलाओं और वंचित वर्गों की भागीदारी में वृद्धि हुई है। छात्रवृत्ति योजनाओं और अन्य सुविधाओं के कारण महिलाओं और वंचित वर्गों के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। यानी उच्च शिक्षा में भी छात्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया जिससे जो छात्र थे वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में सफल हुए और उनको किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, जिससे संख्या इनकी बढ़ रही है निरंतर। और ये देखा जा रहा है कि भारत में उच्च शिक्षा में धीरे धीरे जो सुधार है वो आगे की ओर
चल रहा है। अब देखिए इसमें रूसा की जो चुनौतियां थी, यानी जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है इसकी क्या क्या चुनौतियां। देखिए राज्यों में संसाधनों की कमी, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रशिक्षित शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई। देखिए इतना सारा करने के बावजूद भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां अभी भी जो है बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है, वहां पर प्रशिक्षित शिक्षक नहीं उपलब्ध है। दूसरी चीज रिसर्च और इनोवेशन में धीमी गति, कुछ ऐसे भी जो क्षेत्र हैं जहां पर बेहतर सुविधा नहीं है, दूर दराज के क्षेत्र हैं, तो वहां पर आधुनिक जो शिक्षा है, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, वहां पर अपेक्षित गति से प्रगति नहीं हो पा रही है। अगले देखिए चुनौती क्या है, डिजिटल अवसंरचना की समस्या है। कई संस्थानों में डिजिटल शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन अभी भी अपर्याप्त हैं। चौथी देखिए चुनौती क्या, राज्य सरकारों की धीमी भागीदारी, कुछ राज्य सरकारें जो हैं प्रशासनिक अक्षमता के कारण योजना का प्रभाव पूरी तरह से नहीं दिखा पा रही हैं, वहां पर उदासीनता दिखाई जा रही है। राज्य सरकारों का इस क्षेत्र में बहुत कम इंटरेस्ट दिख रहा है, तो वहां पर उच्च शिक्षा बेहतर नहीं हो पा रही। कुछ ऐसे भी राज्य विश्वविद्यालय होते हैं जहां पर देखिए 3 साल के कोर्स को 4 साल में पूरा कराया जा रहा है, 2 साल के कोर्स में 3 साल को पूरा करा, तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि वो पूरे सही तरीके से एक्टिव नहीं है या फिर वहां संसाधनों की कमी मौजूद है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब देखिए जो यह शिक्षा नीति थी इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के साथ क्या क्या सुधार करने का प्रयास किया गया। देखिए 2020 में जब भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की, इसमें उच्च शिक्षा में व्यापक सुधारों का प्रस्ताव रखा गया, यानी इसमें भी भारत में उच्च शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए इसके भी लिए भी प्रस्ताव रखे गए, और उन प्रस्तावों में देखिए क्या क्या प्रमुख सुधार की बात की गई। तो इसमें देखिए सबसे पहले कहा गया कि उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक स्वायत्तता दी जाए, उनमें गुणवत्तापूर्ण शोध और नवाचार को प्रोत्साहित किया जाए, डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम की स्थापना की जाए और राज्यों में उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी बनाया जाए। यानी इन सारे चीजों को करने के लिए NEP 2020 में भी प्रावधान किए गए हैं और विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही। ठीक है, अब देखिए इस रूसा का क्या कंक्लूजन निकल के आया, यानी यह जो एक महत्वपूर्ण योजना है उच्च शिक्षा के लिए, ये किस प्रकार से अपने देश में कारगर साबित हुई। देखिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान भारत में उच्च शिक्षा को सुधारने, मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस योजना के माध्यम से राज्य की विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी गई, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता, अनुसंधान और डिजिटल शिक्षा में सुधार हुआ। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं जिन्हें नई शिक्षा नीति NEP 2020 के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में डिजिटल शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार तथा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में और अधिक सुधारों की आवश्यकता है। तो देखिए यह योजना जो थी भारत के हर राज्य में जो राजकीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं उनके लिए, लेकिन इनकी अभी भी पर्याप्त संख्या देखने को नहीं मिलती है। ज्यादातर संख्या आपको देखने को मिलेगी निजी विश्वविद्यालय या निजी महाविद्यालय जो जिसको हम लोग सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के नाम से जाने जाते हैं, और इन कॉलेजों में छात्रों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जो प्रबंधक लोग होते हैं वो अपने फायदे के लिए शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करते हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो सरकार ने इसीलिए जो राजकीय महाविद्यालय हैं, राजकीय विश्वविद्यालय हैं, उनको बेहतर करने के लिए इस योजना में जो प्रयास किए हैं और उसका हम लोगों को असर देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में 2 प्रमुख परियोजनाओं के बारे में अध्ययन किया, जिसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान थे। ठीक है, और आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा भी जाए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आई होंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने आपको देखिए मेरी इस कक्षा में इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।